हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शिवाग्य नॉलेज हब। आज मैं आप लोगों के साथ चैप्टर 3 केमिस्ट्री का क्लास 9th का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स डिस्कस करूंगी। एनसीईआरटी के जितने कंसेप्ट्स हैं, जितने हैं, वन लाइन वन पॉइंट आपके साथ अच्छे से क्लियर करूंगी, ताकि आपका जो एनसीईआरटी का कंसेप्ट है इस बुक का, एक भी एनसीईआरटी से ऐसा क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके एमसीक्यूज में आए, एजर्शन रीजन में आए, आपसे मिस ना हो। बहुत ही अच्छे तरीके से एनसीईआरटी के चैप्टर 3 के रहस्य का हम खुलासा करेंगे इस क्लास में। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम जो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर में हमने एटम्स के बारे में पढ़ना और मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कशन करनी है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहले देखो क्या है, वन लाइन में आपको एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आपका एनसीईआरटी को रीड करने का डर जो है वो खत्म हो जाए। Ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter। मतलब पहले टाइम की बात है, ये बहुत साल पहले की बात है, इंडिया में अराउंड 500 BC टाइम पहले की एरा की बात है। जो एंशियंट इंडियंस थे या ग्रीक फिलोसोफर थे, वो वॉन्डेड थे कि ऐसे अननोन और अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर क्या हो सकता है। तो उस टाइम हमारे इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कन्नड़। उन्होंने क्या पोस्टुलेट करा, उन्होंने क्या बोला, इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, कि अगर हम मैटर को डिवाइड करेंगे। उन्होंने मैटर को क्या नाम दिया था? पदार्थ का नाम दिया था। तो पहला एमसीक्यू यहीं से आ गया, मैटर को क्या बोलते हैं? पदार्थ। और किसने दिया था? इंडियन फिलोसोफर ने दिया था, जिसका नाम क्या है? महर्षि कन्नड़। वी शेल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, कि अगर हम मैटर को और डिवाइड करते रहेंगे तो हमें क्या मिलते रहेंगे? और छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते रहेंगे। अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आ जाएगी व्हेन वी शेल केम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जब हम बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल पर आ जाएंगे कि उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। फिर उसने उस पार्टिकल को क्या नाम दिया? परमाणु। क्या नाम दिया? परमाणु। ये सेकेंड आपका आ गया हाईलाइटर पॉइंट। क्या नाम दिया? परमाणु। वो एलिमेंट है, वो पार्टिकल है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। फिर अनदर इंडियन फिलोसोफर आए, जिनका नाम क्या था? फकुदा कत्यामा। इन्होंने क्या बोला? These particles normally exist in a combined form which gives us the various form of matter। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये हमें कैसे मिलेंगे? कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे, और बहुत सारे मैटर्स के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेंगे। फिर उसी के अराउंड सेम एरा में एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स आए थे। कौन थे? डेमोक्रिटस एंड लैक्यूपस। इन्होंने क्या सजेस्ट करा? इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग द मैटर, अगर हम मैटर को आगे फर्दर डिवाइड करते हैं, एक स्टेज आएगी व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, कि मतलब हमें ऐसे पार्टिकल्स मिल जाएंगे जिनको आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इन्होंने उन पार्टिकल्स को क्या बोला? एटम्स। क्या बोला? डेमोक्रेट्स कॉल दीज पार्टिकल्स एटम। इन्होंने उन पार्टिकल्स का नाम बोल दिया एटम्स। तो जो हमारा चैप्टर का नाम था एटम्स, आपको क्लियर हो गया होगा। एटम क्या है? वो पार्टिकल्स हैं मैटर के जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। दैट मीन्स सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म जो मैटर की है, दैट इज एटम। फिर ऑल दिस वॉज बेस्ड ऑन द कंसिडरेशन एंड नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क टू वैलिडेट दीज आइडियाज। मतलब 18th सेंचुरी तक इनके ऊपर काम तो चलता रहा, बट इनके आइडियाज पे एक्सपेरिमेंटली इतना एज सच वर्क नहीं हुआ। पर जैसे ही 18th सेंचुरी का एंड हो गया, तो साइंटिस्ट ने क्या रिकॉग्नाइज किया कि डिफरेंस है किसके बीच में? एलिमेंट्स के बीच में और कंपाउंड में। जैसे इन्होंने क्या बोला था ऊपर कि कंबाइन होके बनते हैं, ये लाइन देखो, इसमें इन्होंने क्या बोला था कि कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि एटम्स और एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स दोनों में क्या है? डिफरेंस है। एंड नेचुरली बिकम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग हाउ एलिमेंट्स कंबाइंस एंड व्हाट हैपन व्हेन दे कंबाइन। कि मतलब बेसिकली इंटरेस्टिंग तो वही चीज़ है कि एलिमेंट्स कंबाइन होते कैसे हैं और कंबाइन करके क्या बनता है, क्या मिलता है हमें। तो एंटोइने एल लेवोजियर आए थे। दे लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेज। इन्होंने ही केमिकल साइंसेज की फाउंडेशन करी थी, और इन्होंने बेसिकली 2 मेजर लॉज दिए थे केमिकल कॉम्बिनेशन के। तो अब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया चैप्टर का। अब स्टार्ट करते हैं हमारा मेजर टॉपिक, दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। द फॉलोइंग 2 लॉज आर द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन।
आफ्टर एक्सपेरिमेंट ऑफ लेवोसियर एंड जोसेफ एल प्रोस्ट, इन दोनों के एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा है। सबसे पहला लॉ है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इज देयर अ चेंज इन मास व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस? तो क्वेश्चनिंग ये आती है, क्या मास में कभी चेंज होगा अगर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होगी? तो इसके आंसर के लिए हम छोटी सी एक्टिविटी में चलते हैं, दैट इज एक्टिविटी 3.1 इन योर बुक्स। वी हैव टू केमिकल्स नेम एक्स एंड वाई। पहले में क्या है हमारे पास कॉपर सल्फेट एंड दूसरे में सोडियम कार्बोनेट। यहाँ एग्जाम्पल ले लो, बैरियम क्लोराइड के साथ सोडियम सल्फेट या लेड नाइट्रेट के साथ सोडियम क्लोराइड। अब है क्या एक्सपेरिमेंट, ध्यान से समझना। प्रिपेयर अ सेपरेटली अ 5% सॉल्यूशन ऑफ एनी ऑफ द पेयर ऑफ सब्सटेंसेस लिस्टेड। मतलब ऊपर हमने 3 एग्जांपल्स लिए हैं, इनमें से कोई भी आप पेयर उठा लो और हमने क्या बनाना है, 5% सॉल्यूशन क्रिएट करना है। किस में डालना है इनको? 10 ml वाटर में डालना है। किस में डालना है? 10 ml वाटर में। टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन वाई इन द कॉनिकल फ्लास्क। ये आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं कॉनिकल फ्लास्क। इन्होंने क्या कहा है, इस फ्लास्क में वाई सोल्यूशन की क्या ले लो, कुछ अमाउंट ले लो। वाई का मतलब मैंने सोडियम कार्बोनेट लिया है। सोडियम कार्बोनेट हमें पता है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3। ये हमने लिया, इसको मैंने इस फ्लास्क में डाल दिया। फिर उन्होंने क्या बोला है, एड सम सोल्यूशन ऑफ X इन द इग्निशन ट्यूब। ये आपके पास ट्यूब है, इसमें आपने क्या डालना है, सोल्यूशन X डालना है। हमें पता है हमारा सोल्यूशन X क्या है, कॉपर सल्फेट है, मतलब CuSO4। क्या है? CuSO4। ये हमने इसमें डाल दिया। हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क। इसको इजीली अच्छे से हैंग करो एंड सी द सोल्यूशन डू नॉट मिक्स। और ध्यान रखना है सोल्यूशन मिक्स ना हो। फिर उसके ऊपर ये कॉक लगा दी, ये हमारी कॉक है, ये हमने ऊपर क्या लगा दी, अटैच कर दी। वे द फ्लास्क विद इट्स कंटेंट्स केयरफुली। फिर इसका मेजरमेंट करो। यहाँ पे हमारे पास एक सपोज मेयरिंग बॉक्स है, इसके ऊपर आपकी जो ये कॉनिकल फ्लास्क है उसको रखो, इसके बीच में जो ट्यूब है उसको रखो और इसका वेट करो। सपोज जितना भी है हमारा, सपोज 48.5 आ जाता है, लेट इट बी, आई डोंट नो क्या आएगा, लेट इट बी 48.5 आ गया। नाउ टिल्ट एंड स्वर्ल द फ्लास्क। आप क्या करो, टिल्ट कर दो, इस तरीके से करो जो ये ट्यूब थी वो अंदर मिक्स हो जाए वाई के साथ। फिर दोबारा से इसका क्या करो, वे करो। पहले हमने इसको हटाया, यहाँ से हटाया, यहाँ पे दोनों को क्या करा, मिक्स करा, और फिर दोबारा क्या करा, वे करा। जब आप इसको दोबारा वे करोगे तो आप क्या देखोगे, फिर वे करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो है मास अगेन 48.5 ही आया। अगेन क्या आया, 48.5। डू यू थिंक द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस? क्या आपको लगता है केमिकल रिएक्शन हो पाई है? वाई शुड वी पुट अ कॉक ऑन द माउथ ऑफ द फ्लास्क? हमने माउथ क्यों बंद किया है कॉक का? डज द मास ऑफ द फ्लास्क एंड द कंटेंट्स चेंज? क्या जो मास है और फ्लास्क में कोई चेंज आया? तो ये लॉ क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है उसमें ना मास क्रिएट किया जा सकता है, ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसी एक्टिविटी को थोड़ा और इलेबोरेट तरीके से देखें, मैं आपको एक और अच्छे तरीके से विद एग्जांपल्स इस एक्टिविटी को और एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि आपका जो भी डाउट है इस एक्टिविटी का या जो नीचे क्वेश्चंस थे उनको एक बार और अच्छे से आंसर कर लेते हैं। ठीक है, मैं मान लो, सपोज कर लो, मैंने इन्होंने कहा था ना एक्स वाई में से कोई भी इन तीनों में से एक एग्जाम्पल लेनी है। मैं मान लो लेड नाइट्रेट ले रही हूँ और सोडियम क्लोराइड ले रही हूँ, और जो मैंने लेड करा है, जो मेरी लेड नाइट्रेट की क्वांटिटी है, सपोज मैंने ये 2.7 ग्राम ली है, और जो मेरे सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी है सपोज 1.17 ग्राम ले ली। कितने ले ली? 1.17 ग्राम सपोज मैंने ले ली। अब हमने क्या करा, सेपरेट ऐसे ही करा। यहाँ पे मैंने क्या डाला, सॉल्यूशन X डाला, और यहाँ पे मैंने क्या डाला, सॉल्यूशन Y डाला। जब आप नीचे वाले क्वेश्चंस पे आओ, उन्होंने क्या कहा है, डू यू थिंक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस? क्या इन दोनों में केमिकल रिएक्शन होगी? तो करके देख लेते हैं। हमें पता है जो लेड नाइट्रेट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 ट्वाइस। क्या होता है, PbNO3 ट्वाइस। और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। क्या होता है, NaCl। जब आप इसको रिएक्शन
करोगे तो जो ये आपका Pb है ये किसके पास चला जाएगा, Cl के साथ चला जाएगा, और Na किसको ले जाएगा अपने साथ, नाइट्राइट को ले जाएगा। तो आपकी जो रिएक्शन आएगी वो क्या आएगी, 2NaNO3 टू NaNO3 प्लस PbCl2, ये आपकी रिएक्शन होगी। तो मतलब जो इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन बोला था, डू यू थिंक केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, यस केमिकल रिएक्शन होगी ही होगी। बाकी अभी आप कंफ्यूज ना हो, मैम ने ये लेड नाइट्रेट कैसे लिखा, सोडियम क्लोराइड कैसे लिखा, फर्दर एंड ऑल जैसे जैसे ये चैप्टर आगे मूव करेगा वैसे वैसे आपको इसकी और क्लैरिटी होगी। अभी मैंने बस आपको एक रिएक्शन लिख के दिखाई है कि हाँ इस एक्टिविटी में आपकी रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी। अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाई शुड वी पुट अ कॉक ऑन द माउथ। हम कॉक क्यों लगाते हैं फ्लास्क के माउथ पे, इसलिए लगाते हैं सो दैट नो सॉल्यूशन, ताकि कोई भी सॉल्यूशन या गैस, अंदर जो गैस बनती है, नो सॉल्यूशन एंड गैस कम आउट ऑफ इट, कि यहाँ से बाहर ना आए, कम आउट ऑफ फ्लास्क, ताकि बाहर फ्लास्क से बाहर ना आए। ये आपका इस क्वेश्चन का रीजन हो गया, आंसर हो गया। डज द मास ऑफ द फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट्स चेंज, क्या मास चेंज होगा, नहीं होगा। रीजन भी, जब आपने पहले वे करा, जब आपने दोनों को अलग रखा था तब भी आपका टोटल वेट कितना आएगा, 2.7 में अगर आप 1.17 ऐड करो तो आपका आंसर कितना आता है, इट्स 3.87। और जब आप दोनों को मिक्स कर दोगे, जब आप दोनों को मिक्स कर दोगे तब भी आपका कितना आएगा, 3.87 ग्राम ही आएगा। दैट मीन्स आपका मास भी चेंज नहीं हुआ एक्टिविटी के दौरान। तो इससे आपको क्या कंक्लूजन मिलती है, दैट इन एवरी केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल्स टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब मास का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के रिएक्टेंट क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। अगर अब आप देखो कि मैम ने ये कैसे कह दिया कि इन दोनों को प्लस करना है, आप फर्दर पढ़ोगे आप देखोगे जो आपका लेड का मास कितना होता है, नाइट्रेट का मास कितना होता है, ये आप फर्दर पढ़ोगे तब आपको और क्लैरिटी आएगी। कि सोडियम का हमें 23 लिखवाऊंगी मैं आपको आगे, क्लोरीन का मैं आपको 35.5 लिखवाऊंगी आगे। अगर इसके कंपैरेटिव भी देखो तब भी आपका जो इतना इधर वाले साइड पे जो मास का आंसर निकलेगा और जो इस साइड मास का आंसर निकलेगा, दोनों साइड के मास के आंसर्स क्या आएंगे, सेम आएंगे। दैट मीन्स आपके मास जो रहता है, टोटल मास जो रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इससे आपके पास दो डेफिनेशन आ जाती है। एक तो बुक में लिखी हुई है दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, एक तो आपने यही याद रखनी है। दूसरी आपकी होती है दैट टोटल मास रिमेन्स कांस्टेंट, कि जो टोटल मास है वो क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। होप आपको ये वाली एक्टिविटी क्लियर होगी, कोई आपको डाउट नहीं रह गया होगा इस एक्टिविटी में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं 3.12 दैट इज लॉ ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसको भी अब ध्यान से समझते हैं ये क्या है। Lavoisier along with the scientists noted that many compounds were composed of 2 or more elements। जैसे हमने ऊपर देखा था कि जो कंपाउंड्स है वो किन से मिलके बनते हैं, वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बनते हैं। And each such compound had the same element in the same proportions। और जो ये कंपाउंड्स बनेंगे इनके अंदर जो एलिमेंट है उनकी जो प्रपोर्शंस रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। वेर एवर कंपाउंड केम और हु प्रिपेयर इट। जैसे वाटर है, वाटर चाहे आप इंडिया में बैठ के पियो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, यूएसए में चले जाओ, जो वाटर की कंपोजिशन है इट विल ऑलवेज सेम 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। जो ये रहेगी इसकी कंपोजिशन HOH, 2 हाइड्रोजन यूज होंगे और 1 ऑक्सीजन ही होगा। जहां से मर्जी बनाओ ये कंपाउंड, जो मर्जी आके इसको प्रिपेयर करे, इसकी कंपोजिशन कभी भी चेंज नहीं हो सकती। यही हमें क्या बताता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताता है। बाकी आगे पढ़ लेते हैं और क्या है इसमें। देखो आगे क्या है, इन अ कंपाउंड सच एज वाटर, जैसे इन्होंने भी वाटर की एग्जांपल ली है, द रेशियो ऑफ मास टू द ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। हमें पता है वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। जो आपका मास ऑफ हाइड्रोजन होता है दैट इज 1। 2 हाइड्रोजन लेंगे तो 1 + 1 कितना हो गया, हाइड्रोजन का मास दैट इज 2।
जो ऑक्सीजन का मास होता है वो आपका कितना होता है 16। अगर मैं इन दोनों की रेशियो करूं इट इज 1:8। तो ये आपका क्या आएगा 1:8। वट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, चाहे आप वाटर एक मिनरल वाटर से ले लो या आप पानी सी से उठा लाओ, चाहे आप रिवर से ले लो, चाहे आप कैनाल से ले आओ, चाहे आप वेल से ले आओ, जहां से मर्जी पानी ले लो, कॉम्पोजिशन इसकी 1:8 ही रहेगी। दैट मीन्स अगर 9 ग्राम ऑफ वाटर डिकम्पोज हुआ है तो उसमें से 1 ग्राम हमारा हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम हमारा क्या होगा ऑक्सीजन मिलेगा। कि अगर हमारे पास 9 ग्राम वाटर है, अगर मैंने उसको तोड़ना है तो मुझे 1 ग्राम हाइड्रोजन ऑक्यूपाई होगा और 8 ग्राम उधर से ऑक्सीजन ही मिलेगी। ऐसी वाटर की एग्जाम्पल ना लेके उन्होंने कहा अमोनिया की एग्जाम्पल ले लो। अब अमोनिया का देखो फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज NH3। अमोनिया का आपका फॉर्मूला क्या होता है NH3। थोड़ा मैं मोटा कर लेती हूँ। हाँ, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है NH3, मतलब एक नाइट्रोजन रहेगा और 3 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का जो आपका मास होता है दैट इज 14, हाइड्रोजन का एक का मास होता है 1 और हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, तो टोटल कितना हो गया 3। तो अगर मैं हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की रेशियो करूंगी दैट इज 14:3। तो ये आपका कितना आएगा 14:3 बाय मास। तो अमोनिया आपको कहाँ से मर्जी ऑब्टेन हो, आपके हर बार अमोनिया की जो रेशियो रहेगी वो कितनी रहेगी 14:3 रहेगी। होप आपको ये रेशियो निकालनी आ गई। मैं आपको कोई मर्जी एग्जाम्पल दे दूं, जैसे अब मैं आपको दे देती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड ले लो। एग्जाम्पल ही ट्राई करनी है कि हमें समझ आ गया कंसेप्ट या नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड ले लो। कार्बन डाइऑक्साइड में अगर आप आओगे तो एक कार्बन है, हमें पता है कार्बन का मास कितना होता है 12। ऑक्सीजन का मास अभी मैंने आपको बताया कितना है 16। 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया 32। मतलब आपने क्या करना है 12:32 करना। 2 के टेबल में कट करोगे तो कितना आएगा, ये 6 पे आएगा और ये कितने पे आएगा 16 पे आएगा। इसको आगे फर्दर कट करोगे तो ये क्या आएगा 3 पे आएगा, ये 8 पे। दैट मीन्स जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो है दैट इज 3:8। दैट इज 3:8। अब आपने कमेंट सेक्शन में होमवर्क मेरे को बताना है एज अ कमेंट कि आपने मेरे को कंपोजिशन बतानी है, मतलब रेशो बतानी है किसकी। एक आपने मेरे को बतानी है रेशो, इजी सा देती हूँ, ज़्यादा टिपिकल नहीं दूंगी ताकि आपको निकालनी इजी हो जाए। आपने मेरे को बतानी है H2O2 की, इसकी रेशो बतानी है आपने एक मेरे को। एक आपने मेरे को बतानी है और किसकी दे, इजी सा कोई HCl की ले लो, HCl की। ये दोनों की आपने मेरे को रेशो कमेंट सेक्शन में बतानी है ताकि मुझे ये पता लगे कि आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया है या इसमें कोई डाउट है रेशो में। अगर आपने इसकी सही बता दी दैट मीन्स आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर गलत बताई तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में दोबारा रिकरेक्ट कर दूंगी सो दैट आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो इससे हमारा जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है उससे क्या डेफिनेशन निकलती है, इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है। इन अ केमिकल सब्सटेंस, कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो, द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास। कि जो एलिमेंट्स है वो हमेशा प्रॉपर प्रोपोर्शंस में प्रेजेंट होंगे अकॉर्डिंग टू देयर मासेस। जैसे अभी हमने एग्जांपल वाटर की कर ली, कार्बन डाइऑक्साइड की कर ली, अमोनिया की कर ली। ऐसे कोई मर्जी हो, जो एलिमेंट्स की रेशो होगी वो हमेशा क्या होगी डेफिनेट प्रोपोर्शन में होगी। आप देख सकते हो ना 3:8 था, एक हमारा 14:3 था, दैट इज डेफिनेट प्रोपोर्शंस में है। बट जो नेक्स्ट प्रॉब्लम साइंटिस्ट ने फेस करी टू गिव एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लॉज, कि इन लॉज की अब एक्सप्लेनेशन कैसे दें। तो हमारे ब्रिटिश केमिस्ट हैं जॉन डाल्टन, उन्होंने क्या दी थ्योरी प्रोवाइड करी किसके ऊपर, नेचर ऑफ मैटर के ऊपर। डाल्टन ने क्या करा, आइडिया पिक करा डिविजिबिलिटी ऑफ एटम का, मैटर का। जो हमने देखा था ना कि मैटर को तोड़ते हैं तो हमारा छोटा पार्टिकल बन जाता है जिसको हमने एटम का नाम दे दिया था। ही टुक द नेम एटम्स एज गिवन बाय द ग्रीक्स, जैसे ग्रीक्स ने उनको परमाणु का नाम दिया था। एंड सेट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और उन्होंने क्या बोला था फर्दर कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इनको हम क्या बोलेंगे एटम्स ही बोलेंगे। हिज थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉज, बस ये था जो इसकी थ्योरी थी, इसने इन दोनों लॉज का यूज किया था। उसके बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई थी जिसने क्या करा था, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी थी किसकी, टू द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ
डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब हल्का सा हम जॉन डाल्टन जी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ये हमारे पुअर वेवियर्स फैमिली से बिलोंग करते हैं। इंग्लैंड में इनका बर्थ हुआ था अराउंड 1766 में। इन्होंने अपना करियर एज अ टीचर स्टार्ट किया था एज ऑफ 12। 7 ईयर लेटर ये स्कूल के प्रिंसिपल बन गए थे। 1793 में इन्होंने छोड़ दिया था, लेफ्ट फॉर मैनचेस्टर टू टीच मैथमेटिक्स टीच कर, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन अ कॉलेज में चले गए थे टीच करने के लिए। इन्होंने अपनी लाइफ काफ़ी ईयर्स वहाँ अपनी टीचिंग में और रिसर्चिंग में स्पेंड किए और 1808 में ही प्रेजेंटेड द एटॉमिक थ्योरी, जो इनकी लाइफ का क्या था, टर्निंग पॉइंट था। अब हम वन बाय वन इनकी थ्योरी के पोस्टुलेट पढ़ लेते हैं। अब ये सारे बच्चों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट आते हैं पोस्टुलेट्स, बताओ एटॉमिक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। तो सुनो, ध्यान से सुनना ये टॉपिक। अकॉर्डिंग टू द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने क्या कहा, जितने भी मैटर हैं, चाहे वो एलिमेंट है, चाहे वो कंपाउंड है, चाहे वो मिक्सचर है, वो सारे के सारे किससे बनेंगे, स्मॉल पार्टिकल से बनेंगी, जिसको हमने क्या नाम दिया है, एटम का नाम दिया है। क्या नाम दिया है, एटम का नाम दिया है। अब पोस्टुलेट पे आ जाओ वन बाय वन। ये आपने 6 के 6 पॉइंट्स एज सच लर्न रखने हैं और सारे के सारे पॉइंट लिखने होते हैं जब भी क्वेश्चन आएगा। पहला पॉइंट, जो मैटर है वो क्या है, बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं, जो किस में पार्टिसिपेट करते हैं, हमारी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा पॉइंट, जो एटम्स हैं इनको हम इनडिविजिबल पार्टिकल भी बोलते हैं, मतलब इनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिसको ना ही तोड़ा जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, जो एटम है गिवन एलिमेंट का, वो आइडेंटिकल होगा मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का एटम है तो उसके जितने भी एटम होंगे उन सबका मास भी सेम होगा और सबकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। जैसे हाइड्रोजन ही ले लूँ, हाइड्रोजन एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर कितने छोटे छोटे एटम्स होंगे, जो ये छोटे छोटे एटम्स हाइड्रोजन के अंदर होंगे, इन सभी एटम्स का मास भी सेम होगा और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। पर अगर हम जाएं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज, बट अगर यही मेरे पास दूसरा क्लोरीन है, उसका एक एटम पड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन का है, तो दोनों का मास भी अलग होगा और दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, अलग होगी। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, एटम्स कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, कि एटम्स जो हैं वो कैसे कंबाइन होते हैं, होल नंबर्स में कंबाइन होते हैं और फिर क्या बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर की ही एग्जांपल ले लो। वाटर में देखो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, होल नंबर ये है 2 और ऑक्सीजन 1 है, तो मतलब ये क्या है, डेफिनेट रेशियोज में कंबाइन होके क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। मैंने 2 एटम लिया हाइड्रोजन के और 1 एटम लिया ऑक्सीजन का, इन दोनों को कंबाइन कर दिया और क्या बना दिया, वाटर फॉर्म कर दिया। लास्ट पॉइंट आ गया, द नंबर एंड द काइंड ऑफ एटम्स आर कॉन्स्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, कि जो नंबर होता है और जो काइंड है, मतलब सेम तरह के ही सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे एक कंपाउंड में। बाकी इस चैप्टर के आगे ऑल द एटम्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, वो बाकी सारे हम आगे फर्दर इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ये दोनों लॉज अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और इंट्रोडक्टरी पार्ट अच्छे से डन हो गया होगा। अगर इतना आपको अच्छे से हो गया तो कमेंट सेक्शन में थम्स अप लिख देना कि यस मैम हमारा क्लियर हो गया, आप आगे नेक्स्ट टॉपिक लेके आओ। बाकी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितना दबा के शेयर कर सकते हो उतना शेयर कर लो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सारे के सारे चैप्टर विद में आपको 1 लाइन एनसीईआरटी अच्छे से प्रिपेयर करवा दूंगी। जैसे हमारी एनसीईआरटी डन हो जाएगी, एक हम एमसीक्यू सेशन रख लेंगे इसी चैप्टर के ऊपर, सो दैट जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, 1 लाइनर बन सकते हैं एनसीईआरटी के, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बाकी अपना प्यार देते रहो ताकि मैं आगे जल्दी वीडियो लेके आ जाऊँ। थैंक यू।